कभी कभी उसके शहर जाता हूं तो गुजरता हूं उस गली से। वो नीम तारीख सी गली और उसी के नुक्कड़ पे ऊंचा सा पुराना खंबा। उसी के नीचे तमाम शब इंतजार करके मैं छोड़ आया था शहर उसका। किसी मौसम का झोंका था जो इस दीवार पर लटकी हुई तस्वीर तिरछी कर गया है। Hello and welcome. मैं हूं करण and I'm back with another exciting episode of Selfie. जब भी हम बुरे वक्त से गुजर रहे होते हैं, हमसे कहा जाता है दोस्त सब्र करो, बुरा वक्त है, गुजर जाएगा। हर बुरा वक्त गुजर जाता है, That's true. पर उससे पूछिए जिस पर वो बुरा वक्त गुजर रहा हो। और ये भी सच है, आगे बढ़ने के लिए हमें बीते हुए कल की ओर नहीं, आगे आने वाले कल की ओर देखना चाहिए। पर तब भी हमें उस पुराने कल को, उन यादों की गलियों को और उन गलियों में देखे हुए सपनों को कभी नहीं भूलना। हम हर बार आते हैं आपके सामने इंटरेस्टिंग कहानियां लेकर, और ये कहानियां होती हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के स्टार्स, जिनकी शुरुआत भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। तो आइए देखते हैं आज सेल्फी पर कौन सुनाएगा हमें अपनी इंटरेस्टिंग कहानी। हम तो सोचे थे संजीव कुमार के घर में बच्चन पैदा हुआ था, लेकिन जब आंख खुली तो देखा साला हम तो शशि कपूर है, बच्चन तो कोई और है। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर तेरा फैजल। 14 सालों का संघर्ष, बहुत लंबा दंगल चलेगा रे तो हमारा। पहले पैसों के लिए बने भीड़ का हिस्सा। बहुत सारी फिल्में थी जिनमें मैंने क्राउड में रोल किया, क्योंकि उसमें 500,000 रुपए आपको कैश मिल जाता है। फिर 1-2 सीन में पिटने वाले रोल। 2 मिनट के रोल तक पहुंचते पहुंचते तो 7-8 साल निकल गए। मुझे माफ कर दो, मेरे गलती हो कैसे। माँ कहती थी 12 साल में तो थोड़ी के भी दिन बदल जाते हैं, तेरे तो भी 6 साल में। आज वो कहते हैं भगवान के भरोसे मत बैठिए, का पता भगवान हमरे भरोसे बैठा। I know, ये किसी हिंदी फिल्म का सीन लग रहा है, आज हम जिस एक्टर, जिस सेलिब्रिटी से आपको रूबरू करवाएंगे, वो हर स्ट्रगलिंग एक्टर के लिए एक मिसाल है, एक इंस्पिरेशन। इनकी सक्सेस स्टोरी देख हर वो एक्टर जिसे अपने टैलेंट पर भरोसा है, उनका मोटिवेशन, उनका हौसला दुगना होता है। Yes, I'm talking about none other than the immensely talented Nawazuddin Siddiqui. मेरा जूता फेंक ले दर, दिल खींचा ले दर, मेरा जूता फेंक ले दर, दिल खींचा ले दर, वो हमसे पूछा वेदर, I like the weather. चमचम वाली गगल भूल के सर वो भागे, मखमल वाला मफलर छोड़ के सर वो भागे, तेरे नाम करा दे भैया नजर का तीली लेजर, जूता 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 जूता। वो थका नहीं, वो रुका नहीं, बस चलता रहा अपनी ही धुन में। संघर्ष के हर रंग को अपने में समेटे ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने अपनी जिद से, अपनी मेहनत, लगन और धैर्य से हर कदम पर जिंदगी के इम्तिहानों का डट कर सामना किया है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जिसने सहा है लाइफ का हर इमोशनल अत्याचार। तौबा तेरा जलवा, तौबा तेरा प्यार, तेरा इमोशनल अत्याचार। तौबा तेरा जलवा, तौबा तेरा प्यार, तेरा इमोशनल अत्याचार।
जुनून चढ़ा एक्टर बनने का, ना इंडस्ट्री में कोई जान पहचान, ना फिल्मों से कोई लेना देना, पर आगे बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं तो कदम रखना पड़ेगा। नवाज की कहानी शुरू होती है दिल्ली से, नहीं वो दिल्ली से नहीं, वो यूपी के एक छोटे गांव बुधाना से। 9 भाई बहनों के बीच में पले बड़े नवाज बुधाना से दिल्ली कैसे पहुंचे, चलिए देखते हैं। एक्चुअली मैं साइंस का स्टूडेंट था जी, तो जब मैंने ग्रेजुएशन कर लिया तो जॉब के लिए मैं घूम रहा था इधर उधर, कहीं से जॉब मिल जाए। तो बड़ौदा में मैं चीफ केमिस्ट था वहाँ पे पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री में। जो क्रूड ऑयल आता है उसको उसका टाइट्रेशन करके उसको प्योरीफाई किया जाता है, उस ऑयल को फैक्ट्री के लायक बनाया जाता है। तो मैंने 1 साल काम किया, फिर मैं बोर हो गया था उससे कि ये काम मैं ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ नहीं कर पाऊँगा। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इंटरेस्ट के साथ कौन सा काम करना चाहूँगा, एग्जैक्टली क्या चाह रहा हूँ मैं अपनी लाइफ से। तो ऐसे ही आवारा घूमते घूमते दिल्ली पहुँच गया। दिल्ली में जाके किसी ने वो थिएटर दिखाया। थिएटर देखने के बाद पहली बार, फिर उसके बाद मैंने कम से कम 50-60 प्लेस पहले देखे, क्योंकि मेरे अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नाम की कोई चीज़ थी नहीं कि मैं स्टेज पे जाके ऑडियंस के सामने कोई एक बात भी कर सकूँ। ऐसा कॉन्फिडेंस मुझे था नहीं, इसलिए मुझे इतने सारे प्लेस देखने पड़े। प्ले देखने के बाद फिर मैंने ग्रुप ज्वाइन किया। दिल्ली में नवाज को थिएटर का चस्का लगा और ऐसे में खुद का खर्चा निकालने और साथ साथ इस शौक को पूरा करने के लिए नवाज ने कर ली वहीं एक नौकरी, और वो भी वॉचमैन की। हिंदी थिएटर में पैसा ऐसा होता नहीं है, तो एट द सेम टाइम मतलब साइड बाय साइड मैंने वो जॉब किया वॉचमैन का। दिन भर वॉचमैन की नौकरी करते और रात में मंच पर एक्टिंग यानी थिएटर। मैं ड्यूटी करता था सुबह 10 बजे से लेके और शाम के 4-5 बजे तक, और 5 बजे के बाद मैं थिएटर के लिए वर्कशॉप का मतलब काम करता था। क्या रे, हीरो बनना है? नहीं सर, एक्टर। पर आपको कैसे पता चला सर? शक्ल देखी आईने में? वही तो देख रहा था सर आईने में, और आप भी देखोगे एक न एक दिन बड़े पर्दे पे। रंगमंच का रंग नवाज पर कुछ ऐसा चढ़ा कि नवाज वहीं के होलिए। फिर क्या था, दिन भर लोगों को सलाम ठोकता, और एक दिन जी साहब कहता ये लड़का अपने 2 लफ्ज के डायलॉग से आगे निकल आया, क्योंकि नवाज के अंदर छुपे एक्टर को उड़ान मिली दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में। एक ज़माना था जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा मेरा सपना हुआ करता था। फिर बहुत मेहनत करने के बाद, थिएटर करने के बाद यहाँ एडमिशन लिया, और काफ़ी साल गुजारे मैंने यहाँ पे। आई थिंक 7 साल गुजारे। 3 साल का कोर्स होता है, और 4 साल यहीं आसपास आवारागर्दी करते हुए गुजारे, लेकिन बहुत कुछ सीखा। एक स्पीच हुआ करती थी जिसकी हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करते थे, तुगलक की स्पीच थी। तो उसकी कुछ लाइनें हैं, वो मैं सुना रहा हूँ कि तुगलक जो है अपनी सौतेली माँ से बोल रहे हैं। वो ये था कि मेरे हाथों मारे जाने वालों के सब नाम तुमने बता दी, लेकिन संपन्न शहर के शहाबुद्दीन को भूल गई। हकीकत में वही मेरी तमाम कारगुजारियों का सबसे बड़ा सबूत था। मैंने उसकी लाश में खंजर कई मरतबा भोगा ताकि लोगों को ये जाहिर हो सके कि बागियों के साथ कैसे जुझे। तो इस तरह की स्पीचेस याद करके यहीं घूमते रहते थे हम लोग। अब तक नवाज को ये एहसास तो हो गया था कि वो अभिनय की दुनिया का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन सिर्फ अभिनय से पेट तो नहीं भरता। तो अब आगे क्या? मैं कभी भी शुरुआत में ये सोच के नहीं आया था कि मैं फिल्म स्टार बनूंगा या फिल्म में जाऊंगा। ये थिएटर करता रहा। थिएटर का जो कोर्स था वो ख़त्म करने के बाद थिएटर कर रहा था, लेकिन चूंकि थिएटर में ज़्यादा पैसा था नहीं। अच्छा। और बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हुई थी, तो मैंने सोचा यार चलो अब भूखा मरना है तो दिल्ली में क्यों, फिर बॉम्बे में जाके मरते हैं। ऐसा इस ख्याल से मैं यहाँ पे आया। अब मुंबई आए तो किस्मत आजमाई टेलीविजन की दुनिया में, लेकिन नवाज को यहाँ अपने रंग रूप के चलते कहीं जगह नहीं मिली। नवाज जो है एक्टर तो हमेशा से बहुत ही बेहतरीन रहे हैं, और हमारे साइकोलॉजिकल हमारा कुछ प्रॉब्लम है कि अगर आदमी जो है गोरा नहीं काला है तो शायद वो हीरो नहीं हो सकता। एक्चुअली ये चीज़ है ये, क्योंकि लोगों के दिमाग में जो हीरो की इमेज है वो कुछ और ही है। मतलब हमारे जैसे
का उनको लगता नहीं कि ऐसा भी हीरो होता है, बट वही चैलेंज है, फिर एट द सेम टाइम वही चैलेंज है। छोटा कद, सांवला चेहरा, एक टिपिकल हीरो की तस्वीर से कोसों दूर। ऐसे में निराशा ही हाथ आई। शुरू में तो मैं सीरियल में ही काम करने के लिए आया था, टीवी सीरियल में काम करने के लिए आया था टीवी में, लेकिन उस वक्त पे चेंज ये हो रहा था कि जो अलग तरह का सीरियल्स अलग तरह के बनने लगे थे, उनका सब्जेक्ट टॉपिक उनके बिल्कुल अलग होते थे, ग्लॉसी होने लगा था सब कुछ। और उसमें अगर छोटा सा कोई स्टेटस का भी कैरेक्टर होता था जो हमें मिलने थे, वो भी उनको मिलने लगे, जो बड़े लहीम शहीम और लाइक जैसे भिखारी का रोल है, तो वो भी उसको जो 5 फुट 6 फुट का होता था उसको मिलने लगे थे। तो वहाँ से भी अटेम्प्ट किया, 3-4 बार अटेम्प्ट किया टीवी सीरियल में काम मिला भी, लेकिन वही छोटे मोटे रोल टीवी सीरियल में भी मिले। उसके बाद मिलने बंद हो गए, टीवी में काम मिला नहीं कुछ, सब कुछ, क्योंकि कैरेक्टर्स लार्जर देन लाइफ और खूबसूरत कैरेक्टर्स और मतलब वादियाँ और हर चीज़ बहुत अच्छी दिखाई जा रही थी। मतलब कपड़े भी पहन रहे हैं तो मतलब लाइक जैसे घर में जो औरतें हैं वो बहुत कीमती कपड़े, और उनके जो बच्चे हैं वो भी बहुत खूबसूरत, इस तरह के। तो वहाँ हमारे जैसे आदमी कहीं भी फिट नहीं हो रहे थे, तो इसलिए बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ। तो फिर फिल्मों में काम करना शुरू किया, फिल्मों में भागना शुरू किया, स्ट्रगल करना शुरू किया फिल्मों में भी वो जो सी ग्रेड की 2-3 फिल्में थी उनमें छोटे मोटे रोल मिले, और जो दूसरी फिल्में थी उनमें एक सीन इस तरह का सीन से शुरुआत की। एक्चुअली बहुत सारी फिल्में थी जिनमें मैंने क्राउड में रोल किया, क्योंकि उसमें क्या होता था, कैश मिल जाता था शाम को, हाँ 500-1000 रुपये आपको कैश मिल जाते थे। तो लेकिन उसमें दिक्कत ये होती थी कि जो काम किया होता था, क्योंकि हमारे पास जूनियर आर्टिस्ट का कार्ड नहीं था मेरे पास। अच्छा। तो जब कोऑर्डिनेटर जो हमें पकड़ लेता था कि भाई तुम कौन हो, तुम तो जूनियर आर्टिस्ट, कार्ड दिखाओ, तो कार्ड हमारे पास होता नहीं था। तो अल्टीमेटली जो हमने जैसे 2000 रुपये मुझे मिले, तो 1000 उसको देना पड़ता था मुझे काम करने दो, कि मुझे काम करना। तो बहुत सारे रोल किए, लेकिन ये होता था कि जैसे ही कैमरा आता था, क्राउड में खड़े हैं जूनियर आर्टिस्ट बन के, लेकिन जैसे ही कैमरा आता था और आपकी तरफ आ रहा है तो चेहरा इधर उधर कर लेता था ताकि किसी को पता भी ना चले और पैसे का पैसा मिल जाए। तो ये इस तरह के काम बहुत सारे किए, मतलब 3-4 साल तक इस तरह के काम किए। सी ग्रेड फिल्में हो गईं, पैसों के लिए फिल्मों में भीड़ का हिस्सा भी बने। इसके बाद एक दिन नवाज को लगा जैसे किस्मत ने आखिर करवट ले ही ली। बात ही कुछ ऐसी थी। साल था 1999। नवाज को काम मिला आमिर खान की फिल्म सरफरोश में। मेरे को कुछ नहीं पता, मैं तो कल ही मुल्क था बोलना। मेरा एक्टर है, उसमें खाली इलेक्ट्रिक का दुकान है साहब, अपन काम धंधे वाला आदमी है साहब, लफड़े से अपन दूर रहता है। तो मतलब तुम लोगों को कुछ नहीं मालूम? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। ठीक है सलीम, खत्म कर दो सबको। साहब उड़ा दो और बोल दो कि एनकाउंटर में मारे गए। नहीं साहब, एक मिनट। तुम लोगों की आखिरी ख्वाहिश है तंदूरी चिकन, दारू, मटन बिरयानी, कबाब, कोफ्ता कुछ खाना है? सलीम जो चाहिए दे देना। साहब एक मिनट साहब, मैं बेकसूर हूँ साहब, भरोसा करो, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे छोटे छोटे से बच्चे हैं। चुप। लेकिन इस फिल्म में नवाज कब आए और कब गए पता भी न चला। इसके अलावा मनोज बाजपेयी की फिल्म शूल, राम गोपाल वर्मा की जंगल और संजय दत्त के साथ मुन्ना भाई MBBS जैसी बड़ी बड़ी फिल्मों में छोटे छोटे किरदार करते नजर आए नवाज। डॉक्टर लोहाना, कट बहुत गहरा है, इमरजेंसी है, ट्रीटमेंट करो। ये जब मैं स्ट्रगल कर रहा था उस दौरान मैं कभी कभी बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाता था क्योंकि काम नहीं मिल रहा था। तो उसी वक्त पे फ़ोन का इतना ज़्यादा वो था नहीं, ना पेजर होता था, पेजर से पहले आ गया था मैं हालांकि यहाँ पे। तो ख़त मैं ये लिखती थी तो कुछ लफ्ज़ लिखती थी जो बहुत मोटिवेट करते थे मुझे, और वो जो मोटिवेशन जो मिलता था उसकी वजह से मैं 3-4 साल और रिफ़्रेश होकर काम करना शुरू कर देता था। तो जैसे इन्होंने कहा था मैंने कि 12 साल में तो कूड़े के भी दिन बदल जाते हैं, तेरे तो भी 6 साल हुए जो कचरा होता है कूड़े का। तो वो इस तरह इन्होंने तो उस तरह की चीज़ों को जो लिख के भेजती थी, तो उन लफ्ज़ों से काफ़ी वो मिलता था, सपोर्ट मिलता था, मोटिवेशन मिलता था कि हाँ अभी वक्त है, अभी और करूँगा और इस तरह। इस इंडस्ट्री में ज्यादातर एक्टर्स और स्टार्स को स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन उन स्टार्स उन एक्टर्स से जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी भी स्ट्रगल कम नहीं, जो उनके अपने।
जो उन स्टार्स की नजर से सपने देखते। पता था मुझे कि इस लाइन में जा रहा है, लेकिन मैंने एक बार टीवी पे देखा था कि बच्चा जिस लाइन में जाए उसको कभी मना नहीं करना चाहिए, उसको रोकना नहीं चाहिए। फिर वो इधर का रहता, नहीं इधर का रहता। फिर मुझे ये था कि इस लाइन में जा रहे हैं, इंशाल्लाह कामयाब हो। इसके बारे में ये था कि अब भी मुझे इसको दिलासा देती थी मैं कि तुम नर्वस ना हो और जी अपनी कामयाबी को सामने रख, कभी बुरा नहीं होगा, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। और अब भी कहती हूँ कि किसी का बुरा नहीं करना, जो कोई अगर तुम्हारे कोई थोड़ा बहुत वो भी है तो अब भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचो। बचपन में बहुत मारती थी, बहुत पिटाई गई ना? बहुत पिटाई गई। क्लास से एक बार क्लास छोड़ दी थी तो शिकायत आई टीचरों की, तो मैंने मारा, बहुत बिजली के तार से मारा। उसके निशान पड़ गए थे। मुझे शौक था पढ़ाने का। मेरा रूटीन था कि 5 बजे आप सुबह 5 बजे उठ के मुझे उनका चारा वारा डालना है, खेत वेत में जाना है, इस तरह की चीज़ें थी। वो रूटीन आज तक बना हुआ है। अभी में अगर 2 बजे भी कहीं से आता हूँ तो 5-6 बजे के आसपास 6-6:30 बजे मैं उठ ही जाता हूँ, ऐसा है। बहुत अच्छे उसमें थे, जैसे घास वास करके फिर अपना नहा धो के ट्यूशन जाते थे। अच्छा ट्यूशन से आके फिर अपना थोड़ा नाश्ता किया, फिर स्कूल चले गए। शुरू से थी आदत, कुछ अलग से आदत थी उनकी बचपन से, और भाई से भी अलग थी। ये कभी शांत बैठे नहीं है और माशाल्लाह यही इनकी तरक्की है। इसी वजह से इन्होंने शायद तरक्की किया जब मैं इनके साथ में थी, कि कभी भी लाइफ में ना बैठे नहीं है। हर वक्त एक्टिंग को लेके सोचना, मतलब कुछ नया करना, खोजते रहे हैं, खोजी टाइप के रहे हैं। मुझे लगता है शायद ज़्यादा एजुकेशन उनकी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती तो कुछ अलग सा हो जाता है, साइंटिस्ट टाइप के में भी हो जाते हैं, क्योंकि खोजते रहते हैं एक्टिंग में भी। इन्हें हमेशा लगता है यार क्या करूँ, कुछ नया करना है, कुछ नया करना है। तो मुझे लगता है शायद ये कुछ अलग करने वाले हैं। खास पोजीशन में थी, ऐसे ही थी बस, एक 2 सीन करने वाली पोजीशन। तो ये बहुत अच्छी बात थी, कॉन्फिडेंस भी रहता था इनकी वजह से। अरे रुक जा रे बंदे, अरे थम जा रे बंदे, कि कुदरत हंस पड़ेगी। लेकिन जब ओखली में सर डाल ही दिया है तो फिर मूसल से क्या डरना। जब हीरो बनने की ठान ही ली है तो स्ट्रगल से क्या पीछे हटना। बस हिम्मत दिखाने की देर थी और देखते ही देखते एक क्रिटिकली अक्लेम्ड डायरेक्टर की नजर उन पर पड़ी। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल मिल गया, उनकी एक्टिंग को भी सबने सराहा। तो अब नवाज फिल्मों में छोटे मोटे रोल्स करने लगे और उस वक्त अनुराग कश्यप, जो खुद इंडस्ट्री में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे, एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म बना। उस फिल्म में उन्होंने नवाज को एक बहुत इंटेंस रोल ऑफर किया, जो नवाज के लिए बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने वो रोल एक्सेप्ट किया और मिल गया नवाज को वो मौका। अरे रुक जा रे बंदे, अरे थम जा रे बंदे, कि कुदरत हंस पड़ेगी हो। अरे मंदिर ये चुप है, अरे मस्जिद ये गुमसुम, इबादत तक पड़ेगी हो। अनुराग कश्यप की फिल्म ब्लैक फ्राइडे में नवाज को एक छोटा सा रोल मिला था, जिसकी तरफ शायद ही किसी का ध्यान जाता, मगर होनी को कौन टाल सकता है। नवाज पर नजर पड़ी अनुराग की एक असिस्टेंट की और ये बात अनुराग तक पहुंच भी गई। हम ब्लैक फ्राइडे की शूटिंग कर रहे थे, मेरी एक असिस्टेंट थी जो लड़की थी, तो हम नवाज का वो टॉर्चर वाला सीन शूट कर रहे थे और वो सीन शूट करते के बाद में बाहर आया, वो लड़की बोली उसकी आंखें देखी कितनी सुंदर थी। मैं किसकी? नवाज की, कितना सुंदर चेहरा है उसका। मैं कहा अच्छा, मैं वापस जाके नवाज को देख। अनुराग ने काफी सपोर्ट किया मुझे मेरी लाइफ में। अनवर दीवा था, शफी था, अब्दुल गानी, इम्तियाज गाफ, परवेज शेख, परवेज शेख, सलीम, मोहम्मद रफीक, मोहम्मद हुसैन, सलीम रफीक मोहम्मद हुसैन, सलीम रफीक मादी मोहम्मद हुसैन साहब। मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि क्या होने वाला। मेरे को तो बस पता नहीं, घर में अब्बा की तबीयत बहुत ख़राब थी, मैं जॉब छोड़ना चाहता था। मेरे को दूसरा जॉब मिल रहा था मेरे को। मैं बोला टाइगर भाई को मैं जॉब छोड़ना चाहता है। उसने जो माँ बहन की गाली दी मेरे को,
बोला कुछ दिन और रुक जाए, इंतजार कर, आने वाला। फिर वो आया इस महीने के पहले हफ्ते, और फिर गायब हो गया। वो सीन जब हो रहा था जिसकी वजह से लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं उस सीन को, वो सीन अनुराग ने बहुत ही अनप्रिपेयर्ड तरीके से करवाया था, जानबूझ के। तो लाइक जैसे उसमें लास्ट का जो पोर्शन है उसमें मैंने डायलॉग मुझे याद करने नहीं दिए थे अनुराग ने, और उसमें फंबल क्योंकि याद नहीं है तो फंबल भी हो रहा है और नाम याद करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, और एट द सेम टाइम वो सिचुएशन, वो जो सीन था अकॉर्डिंग टू जो रियल मेरी सिचुएशन थी उससे कनेक्ट हो रहा था वो, क्योंकि मैं फंबल कर रहा था, नर्वस हो रहा था, लेकिन वही एक्चुअली चाहिए था, इसलिए शायद अनुराग कश्यप ने वो सीन वैसे प्रिपेयर करने नहीं दिया। तब मेरे को पहली बार एहसास हुआ कि इस आदमी में एक्टर तो है ही, और भी बहुत कुछ है जो अगर मिले और कोई उस पर चांस ले तो किया जा सकता है, लेकिन वो चांस हम लोग खुद ही उस पोजीशन में नहीं थे कि कुछ कर सकते हैं। मैंने उनको कहा था कि अगर जिस दिन मेरे को मौका मिलेगा ना, मैं तेरे को हीरो लेके फिल्म बनाऊंगा। वो मौका आने में 10 साल लग गए। अनुराग कश्यप ने मुझे बहुत शुरू में प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें जरूर काम करूंगा। साल 2003 फिल्म बिल्कुल रेडी थी। नवाज की परफॉर्मेंस के बारे में इंडस्ट्री में बहुत चर्चा भी हो रही थी और फिल्म फेस्टिवल सर्किट्स में काफी अवार्ड्स भी जीत गई। बस इंतजार था तो सिर्फ रिलीज का, लेकिन ये इंतजार बहुत लंबा हो गया। 1993 में हुए बॉम्ब ब्लास्ट पे बनी ये फिल्म बहुत सारी कंट्रोवर्सीज में घिर गई। 2007 में जब ये फिल्म रिलीज हुई तो लोगों ने इस फिल्म को देखा भी और नवाज की परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट भी किया। तब भी पता नहीं क्यों बात नहीं बनी। ऐसा नहीं कि काम नहीं था, शूटिंग तो कई फिल्मों के लिए की, पर सब में दिखे नहीं। पता चलता है जैसे सीन होते हैं तो जैसे ये सोचते हैं, इनको बताया जाता है ये है, फिर चीज़ें नहीं होती क्योंकि उस टाइम पे तो ये बहुत नर्वस हो जाता। पहले तो बड़े एक्साइट होके आते थे कि यार ऐसा मिला, ये मिला, फिल्म मिली है ना, सब थोड़ा बैठ के सेलिब्रेट भी कर लेते थे। बट जब पता चलता फाइनली जब फिल्म आती तो पूरा का पूरा सीन बता दिया जाता है और साइड में वो दिख रहे हैं। बट अब तो कुछ और है और बात। कामयाबी मिली वो मैं तो चाहता थी उनको बहुत पहले मिल जाती, लेकिन ये सब डेस्टिनी होती है, किस्मत होती है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का टैलेंट इतने सालों के बाद पहचाना उन्होंने। भाई 12 साल 14 साल से तो वो काम कर रहा है, 14 साल पहले क्यों नहीं पहचाना इस टैलेंट को? कितनी फ्रस्ट्रेशन होती होगी सक्सेस के इतने करीब होते हुए उस तक पहुंच ना पाए। जिंदगी बहुत कठोर इम्तिहान होती है, पर जब देती है वो भी छप्पड़ फाड़ती है। पर सही वक्त, सही जगह और सही इंसान के आने के बाद, और नवाज की जिंदगी में ये सही इंसान बने फैजल खान। चुप, आप बीच में नहीं बोलेगा। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर तेरा फैजल। मत बोले। हाँ, फैजल खान के रोल के लिए नवाज काफी नर्वस थे। पहले तो खुद को यकीन दिलाना मुश्किल था कि वो फिल्म के हीरो हैं, और फिर लोगों को बताना कि जी मैं ही फिल्म का हीरो हूँ। गैंग्स ऑफ वासेपुर के दौरान जब मैं शूट कर रहा था तो लोग पूछते थे आके हीरो कौन है इस फिल्म का, तो लोग बताते थे ये, मुझे पॉइंट आउट करके बताते थे। तो मुझे देखते थे, बोलते थे पिक्चर चलेगी नहीं। तो एक्चुअली ये चीज़ है ये, क्योंकि लोगों के दिमाग में जो हीरो की इमेज है वो कुछ और ही है। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 4 बार दिखत लिया। हम आपके हैं कौन? कब का हट गया? रंगीला देख ली। करण अर्जुन, चलना करण अर्जुन देख के आते हैं। शाहरुख सलमान दोनों हैं। हाथ पकड़ोगे तो? नहीं पकड़ूंगा। पकड़ोगे?
माँ कसम नहीं पकड़ूंगा। तुम गाल नहीं दबाओगे? माँ कसम नहीं छूऊंगा। और गोदी में पॉपकॉर्न गिरेगा तो ढूंढोगे नहीं अंधेरे में? माँ कसम नहीं ढूंढूंगा। नहीं ढूंढोगे? सट के बैठोगे? माँ कसम नहीं सटूंगा। तो अपना अम्मा का साथ ही जाओ ना, हमारा क्या जरूरत है? ये लीजिए। पहला सीन जब मैंने किया था गैंग्स ऑफ वासीपुर का, तो अनुराग मैं शो कर रहा था कि पावरफुल आदमी ऐसे होता है, ऐसे चलता है। तो अनुराग ने मुझे बोला जो पावरफुल आदमी होता है वो शो नहीं करता, तू शो कर रहा है। तो जिस दिन उसने बोला उस रात में सो नहीं पाया था। अगले दिन जब मैं गया तो ये मान के गया था कि मैं फैजल खान हूँ। फैजल खान हूँ, हाँ। मैं कन्विंस हो गया था कि मैं फैजल खान नहीं, फैजल खान हूँ और मैं शो नहीं करूँगा। पता नहीं क्या नमाज की घंटी बजी, वो अगले दिन एक अलग नमाज था, और वो जो नमाज था उसके बाद तो फिर कहीं और ही। गैंग्स ऑफ वासीपुर नवाज की जिंदगी की वो फिल्म साबित हुई जिसने नवाज की जिंदगी ही बदल दी। वो कहते हैं ना, बिग ब्रेक। हम हैं शिकारी, पॉकेट में लंबी गन। हाय से जो छूटे तन मन होवे मगन। हम हैं शिकारी, पॉकेट में लंबी गन। हाय से जो छूटे तन मन होवे मगन। इस फिल्म ने उन्हें फिल्मों में पहचान भी दी और साथ ही उनके प्रति लोगों का नजरिया भी बदला। ये वो दौर था जब नवाजुद्दीन से मनोज बाजपेयी को लगने लगा था डर। मनोज बाजपेयी ने इनकी तारीफ की थी मेरे सामने। मनोज शूट करके आए थे, मनोज ने कहा था भाई गजब का एक एक्टर आया है, मतलब गजब का उम्दा एक्टर है तो पुराना वो, लेकिन वो आएगा तो फिर कमाल कर देगा, हो सकता है वो मेरी भी छुट्टी करे। ये वो वक्त था जब इंडस्ट्री ने दी इरफान खान को भी हिदायत। वेरी प्लीज टू मीट यू सर। श्रॉफ साहब आपको बहुत मानते हैं। नवाज को बहुत अच्छे से जानता हूँ, ड्रामा स्कूल में मेरा जूनियर है, हम लोगों ने साथ में बहुत बार काम भी किया है। और जब वो आया था बॉम्बे, तो मैं तो इरफान को जानता था। मैंने इरफान से कहा बॉस तेरे को प्रॉब्लम होने वाली है। तो मेरे लिए नवाज के लिए सिर्फ यही थी। मैंने इरफान से कहा इरफान तुझे जो प्रॉब्लम देगा ना वो नवाज ही देने वाला है। मुकाबला अब टक्कर का था। कैसा लग रहा है सर? कैसा मतलब कैसा महसूस होता है? क्योंकि आपके गोल्डन ईयर शुरू होने वाले हैं, कैसा महसूस होता है? फैंटास्टिक, वाह वाह वाह। ट्रेनिंग शुरू करें सर? करते हैं ना, अभी तो लंच का टाइम है। कम एट 4:45। इसी साल यानी 2012 में नवाजुद्दीन की फिल्म मिस लवली भी रिलीज हुई, जिसमें नवाज को कास्ट किया था निर्देशक अशीम अहलूवालिया ने। दरअसल ये नवाज की पहली फिल्म थी जिसमें वो लीड रोल में नजर आए थे। फिल्म की कहानी उनकी जिंदगी के एक दौर को बयां करती है। फॉर मी इट वाज जस्ट अबाउट फिट कौन होता है रोल में, मतलब ये एक्चुअली सोनू दुग्गल बन सकता है कि नहीं एक्चुअली। और क्या है कि नवाज का भी हिस्ट्री ये था कि वो बहुत सालों से वो काम कर रहा था इंडस्ट्री में, बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड था। नवाज और सोनू दुग्गल फॉर मी बिकेम वन कैरेक्टर, वन पर्सन। एक्चुअली ये शुरुआत हुई 2009 से, जब अशीम अहलूवालिया ने एक मिस लवली बनाई, लेकिन वो फिल्म जो थी वो सिर्फ वो फेस्टिवल के हिसाब से बनाई गई थी। कमर्शियली रिलीज उसका हुई वो, लेकिन इतनी बड़ी सक्सेसफुल नहीं हुई। लेकिन उससे फायदा हुआ कि वो बड़े से बड़े फेस्टिवल्स में गई, वर्ल्ड के फिल्म फेस्टिवल्स में गई। तिग्मांशु धूलिया की फिल्म पान सिंह तोमर ने नवाज को एक अलग पहचान दी। सुविधा चाचा 6 साल यूपी में ले जाके मरवाओ का प्लान बना रही है। चंबल की बजाय गंगा में लाशें तैरती फिरेंगे हमारी। क्या ज्ञान की बात है थोप रहे विज्ञान से? मैंने पान सिंह तोमर में काम किया, उसने मेरा टेलीविजन सीरियल का दिल का बहुत अच्छा लगा है। मैंने टेलीविजन सीरियल किया, बहुत मेहनत की, कुछ हुआ नहीं, एक पैसे नहीं मांगे उसने। तो बहुत हम्बल बैकग्राउंड से है, और हम सब एक ही जैसे बैकग्राउंड के हैं। ऐसे लोगों की तरक्की होती है, ऊपर जाते हैं तो कहीं हम लोग एक दूसरे को एक दूसरे में देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। क्रिटिकली अक्लेम्ड पीपली लाइव के बाद आई कहानी जिसने नवाज को इंस्पेक्टर खान के रूप में काफी तारीफें दिलाई। मिसेस बागची, सुन रही हैं आप? मिसेस बागची, फोन कीजिए भास्करन को और झूठ मूठ कहिए कि श्रीधर के कंप्यूटर में तुम्हारे खिलाफ कुछ डेटा मिला है। कहानी बहुत बड़ी हिट हुई, कहानी से काफी अच्छा खासा माहौल बन गया था। तो उसी दौरान 2009 से लेकर 2012 तक मैंने काफी फिल्में कर डाली। और फिर वो दिन भी आया
जब आमिर खान की फिल्म में उन्हें एक बार फिर काम करने का मौका मिला। करते क्या हो? भीख मांगता हूँ साहब, बहुत ही गरीब आदमी हूँ, खाने को भी पैसा नहीं। एक वो दिन था जब आमिर के साथ नवाज ने सरफरोश में काम किया था। रोल इतना छोटा था कि आपको शायद याद भी न हो, मगर अब वक्त बदल चुका था। हम बात कर रहे हैं फिल्म तलाश की। साहब मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं सिर्फ कहाँ है, किधर है। मैं कसम खा कहता साहब माँ की, मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं। चुप कर तो बोल साहब, मैं कसम खा कहता मुझे बिल्कुल पता नहीं। ना मैं जानूं ना तू जाने किस घड़ी में होना है क्या। अब नवाज उस मोड़ पर खड़े थे जहां उन्हें तय करना था भविष्य का रुख। क्या नवाज सिर्फ क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन के लिए काम करेंगे या फिर अब पैसों को भी अहमियत देने का वक्त आ गया था, यानी छोटे बैनर से बड़े बैनर की ओर रुख करने का वक्त। ये लो 100 रुपए, हम सब की तरफ से कंट्रीब्यूशन। ये 100 रुपए देके सर आप लोगों ने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, मैं इसे नहीं भूलूंगा। नवाज को अब इन सवालों का जवाब ढूंढना था। अब कहानी और भी इंटरेस्टिंग होती जाती है। गैंग्स ऑफ वासेपुर इंडिया में ही नहीं, इंटरनेशनली भी बहुत नाम कमाया। फैजल खान के रूप में नवाज को मिला उनका बिग ब्रेक। और फिर क्या? There was no looking back. इसके आगे की अब दास्तां मुझसे सुन के तेरी नजर जब दबा जाएगी, बात दिल की जो अब तक तेरे दिल में थी, मेरा दावा है होठों पे आ जाएगी। वो कहते हैं ना कि उगते सूरज को सभी सलाम करते हैं। नवाज अब भीड़ का हिस्सा नहीं थे। देखो बस सीन ये है, आप इधर से आ रहे हो, हीरो इधर से आ रहा है, मैं जगह बता दूंगा, वहां पे आपको धक्का लगेगा। न ही उनको किसी छोटे मोटे रोल के लिए जद्दोजहद करने की जरूरत थी। लग गई लाट। अब तक उन्होंने एक मकाम तो हासिल कर ही लिया था। कोई उम्मीदवार नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, मौत तो एक दिन मुअय्यन है, नींद रात भर क्यों नहीं आती। अब वक्त आ गया था कि जब नवाज को स्मॉल बजट की फिल्मों से कुछ बड़ी बजट कमर्शियल फिल्मों की ओर रुख करना था। सिनेमा जैसे चेंज हो रहा है तो ऐसे डायरेक्टर का जो विजन है वो भी चेंज हो रहा है। आप कमर्शियल फिल्म के डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं साजिद भाई, और मतलब उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया कि मैं मुझे विलन बनाया। बहुत बड़ा डिसीजन है एक्चुअली। मेरा स्ट्रेचर कैसा है, और पिक्चर बहुत बड़ी फिल्म है, बहुत बड़े बजट की फिल्म है। सलमान खान है जो मास के स्टार हैं, उसके सामने मुझे खड़ा कर रहे हैं वो, तो इट्स मोर डायरेक्टर्स विजन एक्चुअली। निर्माता निर्देशक साजिद नाडियाडवाला ने नवाजुद्दीन को सीधा सलमान खान के सामने लाकर खड़ा कर दिया, नेगेटिव रोल में। अपने कान पकड़ के आपके सामने हाथ जोड़ के कसम खाता हूं कि पैसों की कमी की वजह से कभी कोई बच्चा नहीं मरे। आई एम एक्सक्यूज। नवाज ने सलमान खान को किक में कांटे की टक्कर दी। हम ऐसे कैजुअली बात कर रहे थे एक जगह पे बैठ के दोनों, और उन्होंने बताया कि एक्टर और स्टार में फ़र्क क्या है। एक टास्क अगर एक्टर और स्टार को दिया जाए कि सुई में धागा डालना है, तो इस एक्टर जो है ना बहुत फोकस करके ऑनेस्टी के साथ सुई में धागा डालेगा, लेकिन स्टार ऐसा नहीं करता है। स्टार करता है कि स्टार का फोकस होता है अपने आप पे कि मैं सलमान खान सुई में धागा डालना हूँ। तो लोग सुई में धागा डालते हुए नहीं देखेंगे, वो चेहरा देखेंगे सलमान खान का। Absolutely true. और देखते ही देखते नवाज सलमान की अगली फिल्म बजरंगी भाईजान का हिस्सा बन गए, और इस बार अंदाज कुछ ऐसा था। कराची से अंदरून मुल्क, अरे क्या कर रहा है, रोक लेना यार भाई, दूर से निकल, गाड़ी निकल जाएगी। कराची से अंदरून मुल्क लोग अपनों में, यार बड़ा बेगैरत आदमी है, उधर से निकल जाना भाई। कराची से अंदरून मुल्क लोग अपनों में ईद मनाने के लिए आ रहे। क्या कर रही बीबी, उधर से निकल जाओ, एक मिनट गाड़ी निकल जाएगी। एक्चुअली कबीर भाई ने पहले से काफ़ी पहले सोच लिया था कि मुझे तो करवाना ही नवाज से ही है, और काफ़ी उसके ऑडिशन भी लिए उन्होंने, लेकिन उनके दिमाग में वही अटका हुआ था। पहला ही सीन उसका शुरू हो रहा है भूलने से,
मतलब एक्टर के लिए इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या मिल सकती है एक्टर को कि पहला डायलॉग बोल रहा है वो भी भूल रहा है वो। श्री राम राघवन की बदलापुर में भी नवाज ने अपने किरदार के जरिए क्या खूब छाप छोड़ी। बदलापुर क्योंकि मैं ऑफ कोर्स श्री राम राघवन का हमेशा से फैन रहा हूँ। मुझे एक डायलॉग बहुत पसंद है, जब बालकनी में वो बंदा खड़ा है और मैं जाके उसको बोलता हूँ, खूनी हूँ मैं, खूनी, मर्डर किया मैंने, अगर इसको हाथ लगा दिया ना तो फिनिश कर दूंगा, गुड नाइट। आने वाले दिनों में नवाज इंडस्ट्री के किंग खान यानी शाहरुख खान के साथ फिल्म रईस में नजर आएंगे। दुनिया का दिमाग मियां भाई की डेयरिंग। रेस का ये है कि अभी हमारा एक शेड्यूल हुआ है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरे फेवरेट डायरेक्टर हैं, एक तो राहुल ढोलकिया और दूसरे ऑफ कोर्स शाहरुख साहब हैं। अब इंडस्ट्री का रुख नवाज की ओर बदल चुका था, सराहना भी मिली, काम भी मिलने लगा और अब वो वक्त भी आ गया जब नवाज अपनी पसंद और शौक को तवज्जो देने के भी काबिल हो गए। दम खम जोड़ जाड़ के दुनिया सारी छोड़ छाड़ के, दम खम जोड़ जाड़ के दुनिया सारी छोड़ छाड़ के। माझी मैंने इमीडिएटली गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद की थी और अगेन केतन सर जो है वो नो डाउट हमारे लीजेंडरी डायरेक्टर हैं, उनके साथ काम करने का मेरा बड़ा शौक था और ऐसी फिल्म में काम करूंगा, एक बायोपिक, ऐसे इंसान की बायोपिक जो एक आम से इंसान की है लेकिन उसकी जो जिद है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। जो किरदार कर रहे हैं आप उससे बड़े आप कभी भी नहीं हो सकते। ये एहसास मुझे फिजिकली हुआ तब जब मैं जो काम उन्होंने किया है, पहाड़ जो उन्होंने तोड़ा है ना, जब उसके बीच में, उन पहाड़ों के बीच में आप खड़े हो जाते हैं ना, आप वैसे ही सरेंडर कर देते हैं कि ऐसा इंसान का रोल मैं कर रहा हूँ जिसने जो मेरी सोच से भी बाहर है। आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक बड़ा नाम है, उनकी एक पहचान है और एक अलग सोच भी। अब इस ऊंचाई से दुनिया का नजारा कैसा होता है, आज इस फिल्म इंडस्ट्री को लेकर नवाज की सोच क्या है? मैं सेटिस्फाइड इस लिहाज से हूँ कि आज मैं अपनी मर्जी का कैरेक्टर का चुनाव कर सकता हूँ, जिसमें मुझे लगता है कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है मेरे लिए करना। मैं सबसे पहले उसी को पकड़ता हूँ, उस कैरेक्टर को, ये करूँगा मैं बिल्कुल भी कंफर्ट जोन में नहीं होना चाहता हूँ अपनी लाइफ में। तो ऐसे गांव में हम लोग थे जहाँ पे ये इस तरह का कुछ इमेजिन ही नहीं कर सकते थे आप, है ना। ख्वाब ही देख सकते थे, ख्वाब ही मुश्किल से ख्वाब आते होंगे ऐसे। वहाँ पे आज अगर मेरी माँ को उस गांव में, छोटे से गांव में रहते हुए ये एहसास अगर हो जाता होगा कि भाई मेरा बच्चा जो है सक्सेसफुल हो गया, ये नहीं कि बहुत ये हो गया, स्टार बन गया, सक्सेसफुल हो गया, दैट्स इट, उनको इसी बात की खुशी हो जाती है। एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां, एक बगल में नींद होगी, एक बगल में लोरियां। हम चांद पे रोटी की चादर डाल कर सो जाएंगे और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे। सच कहूं तो ये कहानियां आप तक लाने में मुझे बहुत मजा आता है। स्टार्स की जिंदगी का एक नया पहलू उनकी जुबानी सुनने को मिलता है और समहाउ ये कहानियां सुन के मोटिवेशन मिलती है। तो अगर आपको कुछ करना है, दिस इज द टाइम, जस्ट गेट अप एंड डू इट। वेल, आज का सफर यहीं तक का था, बट मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपसे अगले हफ्ते फिर मिलूंगा, एक नए स्टार, नए स्ट्रगल और एक नई सेल्फी के साथ।